ईद की वजह से 2 दिन पढ़ा नहीं, अब टेंशन हो रही है। टेंशन नहीं लो। आई एम श्योर ईद की ब्रेक्स लिए होंगे, ईद एंजॉय की होगी तुम लोगों ने फैमिली के साथ, ईदी वगैरह ली होगी। और अब एग्जाम्स के जोन में तुम लोग वापस जाने लगे हो। टुडे इज व्हाट, 13th अप्रैल। वी हैव लाइक अराउंड अ मंथ लेफ्ट, लेस देन अ मंथ लेफ्ट नाउ, 2 वीक्स, 3 वीक्स ऑलमोस्ट, 2.5 वीक्स लेफ्ट फॉर आवर एग्जामिनेशंस। और पेपर 1 है और पेपर 2 है डेफिनेटली। उसकी तैयारी तुम लोगों ने शुरू की हुई है, लेकिन एग्जामिनेशन का भी एक जोन होता है, रिमेंबर दैट। कि अब जब तुम लोग एग्जाम्स के आखिरी के कुछ दिनों में एंटर हो, तो यू बेटर मेक श्योर दैट यू एक्चुअली प्लान योर डे, यू एक्चुअली मेक योर टाइम टेबल प्रॉपरली। ऐसा ना हो कि अगर पूरा दिन घर पे है या पूरा दिन उठ रहे हैं अचानक से पढ़ना शुरू कर रहे हैं, तो ऐसा ना हो कि unorganized नहीं चलना। बेसिकली दैट्स व्हाट माय पॉइंट इज। Try to be very organized in the next few days that you have left for your examinations. Try to be very uh, मतलब हैव अ प्रॉपर टाइम टेबल कि कौन से टाइम पे तुम कौन सा सब्जेक्ट पढ़ोगे। उठ आइडियली तो अगर सुबह उठने का टाइम, रात को सोने का टाइम, खाने का टाइम, अगर टाइम तुम इस आखिरी के कुछ दिनों के अंदर टाइम मैनेजमेंट भी करोगे, तो वो भी एक बहुत यूजफुल ट्रेट होता है व्हेन प्रिपेयरिंग फॉर योर एग्जामिनेशंस। इट इज नॉट जस्ट अबाउट स्टडिंग बहुत ज्यादा, इट इज नॉट जस्ट अबाउट कि मैं बहुत लेट लेट तक पढ़ रहा हूँ। इट इज अबाउट हाउ वेल यू मैनेज योर टाइम, हाउ मच ऑर्गेनाइज्ड आर यू। बिकॉज जितना अपने माइंड को ऑर्गेनाइज करके चलाओगे, उतना अल्टीमेटली वो एग्जाम में ऑर्गेनाइज्ड माइंडसेट लेके बैठोगे। रिमेंबर दैट पॉइंट, इट्स अ वेरी स्मॉल चेंज दैट यू माइट हैव टू डू। बट माई पॉइंट ऑफ सेइंग इज के आखिरी के 15 दिनों के अंदर अपने आप को थोड़ा सा ऑर्गेनाइज करके चलाओ। थोड़ा उठने का टाइम, सोने का टाइम, खाने का टाइम, सब्जेक्ट पढ़ने का कौन सा, अगर 3 सब्जेक्ट्स हैं तो लेट्स से कौन से वाले घंटे में कौन सा वाला सब्जेक्ट पढ़ूंगा, कौन से वाले टाइम में मैं अकाउंट्स पढ़ूंगा, कौन से टाइम में बिजनेस पढ़ूंगा। ट्राई टू बी वेरी ऑर्गेनाइज्ड इन द नेक्स्ट 15-20 days. इट विल एक्चुअली हेल्प यू टू बी वेरी गुड इन योर एग्जाम्स अल्टीमेटली टू। ठीक है। मिनिमम नंबर ऑफ पास पेपर्स होने चाहिए हैं या नहीं, ये क्वेश्चन आया है। Hmm, देखो, ए ग्रेड लाने के लिए, अगर ए ग्रेड लाने के लिए P1 में जो थ्रेशोल्ड है वो 80% है। यानी कि अगर पेपर 1 40 मार्क्स का है, तो उसमें 42 में से 32 मार्क्स अगर आ जाते हैं, तो वो ए ग्रेड है। और पेपर 2 में अगर मैं बात करूं, तो पेपर 2 में 60 मार्क्स का एग्जाम होता है। उसमें से अगर आपके 42 आ जाए आउट ऑफ 60, अगर 42 43 टच कर रहा हूं, तो वो ए ग्रेड होता है। इट्स समवॉट लाइक 75-76% थ्रेशोल्ड। पेपर 1 में शॉर्ट आंसर्स की थोड़ी और प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, देखो आई एम एक्चुअली, हमारी अभी ऑनलाइन क्लासेस और यूजफुल तब हो सकती हैं जब तुम लोग, जाहिर है हमारे पास अगर रेगुलरली तुम लोग एक्टिव रहो। आई कैन नॉट जस्ट कम टू एवरी वन ऑफ यू एंड जस्ट आस्क कि कब तुमने ऑनलाइन क्लास ली और कब नहीं ली। डेफिनेटली दीज क्लासेस आर ऑप्शनल, दीज क्लासेस आर एक्स्ट्रा, बट इट विल एक्चुअली हेल्प यू टू प्रैक्टिस द राइटिंग स्किल्स। और सिर्फ ऑनलाइन क्लास में बैठ के हम बिजनेस बिजनेस ना पढ़े। मेक श्योर दैट यू, आई नो इट्स योर बिजनेस एग्जाम एंड इट्स योर CAI AS लेवल एग्जामिनेशंस, लेकिन आखिरी के जो 15-20 दिन होते हैं, आई विल रिपीट माई पॉइंट ताकि तुम लोग के बाद माइंड में ये इंडोर्स हो जाए कि आखिरी के 15 20 25 30 दिनों में सिर्फ ज्यादा पढ़ने से कुछ नहीं होता है। यू हैव टू मेक श्योर दैट यू कीप योर सेल्फ ऑर्गेनाइज्ड एज वेल। you have your proper diet, you have your proper sleep, you have your try to if you really want to be good in your examinations। फिर एग्जाम खत्म हो जाते हैं, एग्जाम खत्म होने के बाद जाहिर है पार्टी तुम लोग बहुत फुल करना, एंजॉय भी फुल, मैं भी फुल, सब एंजॉय करते हैं। लेकिन ये जो 15 20 25 दिन होते हैं जो एक्चुअली काम करने वाले दिन होते हैं, उन दिनों को 15 20 दिन वाली इंपॉर्टेंस मिलनी चाहिए। चिल करने का टाइम, फोन का टाइम, तफरी, शुगल, चिल, वो सारा टाइम जो होता है, भले लेट बैक होना पसंद है, लेजी होना पसंद है, बट दैट ऑल्सो कैन बी डन आफ्टर एग्जामिनेशन। सो टिल द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन, टिल नेक्स्ट 1 मंथ और 1.5 मंथ मैक्स, ट्राई टू बी वेरी ऑर्गेनाइज। एक महीना अपने ऊपर काम करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो वो एक महीना अपने लिए काम जरूर करना कि अपना प्रॉपर टाइम टेबल बनाना,
सुबह कितने बजे तुम उठ रहे हो, रात को कितने बजे सो रहे हो, 7 से 8 घंटे की नींद प्रॉपर ले रहे हो, ब्रेकफास्ट प्रॉपर कर रहे हो, you are actually stopping by and seeing that how's your preparation going. It's not just about कि पढ़ते रहो. Sometimes just stop and ask yourself कि तैयारी कैसे चल रही है, examinations आने वाले हैं, क्या मुझे सबका स्ट्रक्चर पता है, नहीं पता है. Try to just point is try to organize yourself in the next 1 month. That will actually help you to be very well prepared for exams, and that will actually have an impact, a positive impact on your exams as well, right? So ग्रेट रिसोर्सेज का हमने ये वाला सवाल एक स्टार्ट किया था, और ग्रेट रिसोर्सेज के अंदर अगर हम आए तो मई जून 2023 का हमने ये क्वेश्चन स्टार्ट किया था. 1 hour 30 minutes का हमारे पास टाइम अलाउड है. इसका जो लास्ट क्लास में मैंने इसकी आई थिंक रिकॉर्डिंग्स भी तुम्हारे पास शेयर की थी, लेकिन अभी क्या मुझे केस वापस रीड कर लेना चाहिए आई थिंक ना. ए पार्ट, बी पार्ट जो है वो हमने इसका अटेम्प्ट कर लिया था, रिमेंबर गाइस. और पार्ट सी हमें आज करना था फॉर दिस ईयर मई जून 2023 वेरिएंट 21. क्या यहाँ तक सबको क्लियर है बातें? इज इट? अच्छा गुड. अच्छा, ग्रेट रिसोर्सेज हमने स्टार्ट किया था, और ग्रेट रिसोर्सेज का मैं एक दफ़ा केस रीड कर रहा हूँ, ताकि केस रीड करने के बाद हम जिस क्वेश्चन पे जाएं तो वी आर एक्चुअली एबल टू टॉक अबाउट दिस सी पार्ट. वी हैव टू टॉक अबाउट दिस सी पार्ट टुडे. ये पेपर 2 का जो है वो 8 मार्कर है, और 8 मार्कर हम अटेम्प्ट कैसे करते हैं मेन हमें उस पर बात करनी है. और पहले मैं एक दफ़ा केस रीड करूंगा, केस रीड करने के बाद इस सी पार्ट को हम प्लान करेंगे, और प्लान करके हमें समझ में आएगा कि जब ये 8 मार्कर तुम्हारे सामने आएगा एग्जाम के अंदर तो तुम कैसे उसको अप्रोच करोगे. ठीक है, क्योंकि बिफोर यू स्टार्ट जस्ट अटेम्प्टिंग द क्वेश्चन यू हैव टू मेक श्योर दैट यू हैव द प्रॉपर माइंडसेट टू प्लान दैट क्वेश्चन सो यू कैन एक्चुअली राइट वेल. ठीक है. ग्रेट रिसोर्सेज. GR is a business partnership. I'm just reading the case very fast. कोई चीज नहीं समझ में आए तो चैट ऑप्शन पे तुम लोग लिख सकते हो. ठीक है, I'm going to be a bit faster today. So GR is a business partnership that creates educational resources. It sells direct to schools and teachers via its own website. ठीक है, हम एजुकेशनल रिसोर्सेज बनाते हैं और स्कूल्स एंड टीचर्स को बेचते हैं थ्रू आवर वेबसाइट. Sanjay, Rukmal, and Boris are entrepreneurial teachers who formed the GR partnership. 3 टीचर्स ने मिलकर ये पार्टनरशिप बिजनेस बनाया है जिसका नाम है GR. टीचर होगा कोई छोटा मोटा मेरे जैसा. 1 year ago, they identified a gap in the market. 1 year ago, they identified a gap in the market to supply interactive digital resources. GR's website is a subscription only, an online marketing campaign which used penetration pricing attracted 250 subscribers in the first 6 months of operation. The startup costs were financed with a $5,000 bank overdraft, which is GR's only debt. ठीक है भाई. Reviews for GR's products in teaching journals are positive, but cash flow is poor. Cash flow का सीन ऑफ चल रहा है. Many customers have taken advantage of a recent sales promotion for 1 month's free membership and posted positive reviews. Unfortunately, few have then taken out a regular subscription. मतलब फ्री फोकट में सारे आ गए लेकिन किसी ने सब्सक्रिप्शन नहीं ली. और $5,000 का जो है वो बैंक ओवरड्राफ्ट लेके स्टार्टअप किया था इन्होंने. ये कैसी स्टूपिड बात है वैसे. मतलब 5,000 का ओवरड्राफ्ट लिया था और उससे स्टार्टअप किया था. मतलब what sort of business would start up with a bank overdraft? मतलब it's all right that they did that, but it's a big question mark that मतलब expensive होता है, short term होता है, good. और अच्छा, as revenue has not increased as much as the entrepreneurs had hoped, they must now consider alternative promotion methods. They have researched possible promotion methods and decided to advertise in an educational newspaper. The newspaper has a readership of 500,000 people. The newspaper has a readership of 500,000.
पीपल, अच्छा भाई, बड़े मैगजीन के अंदर हमने अपना ऐड दिया, न्यूज़पेपर के अंदर, सॉरी। Expert Material is a large national company that also advertises in the newspaper. EM is GR's closest competitor. The EM brand is well known and trusted in the educational resource market. Table 1.1 shows some marketing data. ठीक है भाई। फिर डेटा हमारे पास है जिसमें रेवेन्यू, नंबर ऑफ कस्टमर्स, एनुअल एडवर्टाइजिंग स्पेंड। रेवेन्यू जो है वो काफी सिग्निफिकेंटली ईएम का ज्यादा है, क्लियरली। नंबर ऑफ कस्टमर्स भी उनके बहुत ज्यादा है। इट्स अ वेरी लार्ज स्केल बिजनेस, वी आर अ न्यूली स्टार्टअप बिजनेस, जिसको अभी आई थिंक कितने साल हुए हमें, 1 ईयर हो, अभी बस अभी 1 साल पहले ही हमारा बिजनेस स्टार्ट हुआ है। और हम अपना डेटा कंपेयर कर रहे हैं ईएम के साथ, जो हमारा एक बड़ा कंपेटिटिव बिजनेस है। एनुअल एडवर्टाइजिंग स्पेंड 7.5 एंड 4.5। ठीक है, केस एक दफा देख लो, 2 मिनट में रुक रहा हूँ। सिर्फ एक दफा केस वापस देख लो, फिर मैं सी पार्ट पे बात करना स्टार्ट कर रहा हूँ। जस्ट आई एम गिविंग यू 2-3 मिनट्स। कोई सवाल अगर है तो चैट ऑप्शन पे लिख दो। पार्ट सी, एनालाइज वन एडवांटेज एंड वन डिसएडवांटेज टू जीआर ऑफ यूजिंग अ बैंक ओवरड्राफ्ट। ठीक है भाई, वन एडवांटेज एंड वन डिसएडवांटेज टू जीआर ऑफ यूजिंग अ बैंक ओवरड्राफ्ट। 8 मार्कर है, और 8 मार्कर को अटेम्प्ट अगर मैं करना चाहता हूं तो, सो इफ यू वांट टू अटेम्प्ट दिस 8 मार्कर, तो क्या स्ट्रक्चर हमने पढ़ा है 8 मार्कर के लिए? कोई याद दिलाएगा मुझे? ये तो अच्छे से याद है हम सबको यार, बताओ। जब हम पेपर 2 का 8 मार्कर अटेम्प्ट करेंगे, पेपर 2 का जब 8 मार्कर अटेम्प्ट करेंगे, तो हमारा स्ट्रक्चर क्या होगा? प्राइवेट प्राइवेट मैसेजेस ना भेजो, सबको भेजो, अच्छी बात है। चैट इज फॉर एवरीवन, सो एवरीवन कैन रीड इट, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। Introduction and two main paragraphs. Introduction and two main paragraphs. ठीक है, अच्छा, इंट्रोडक्शन एंड टू मेन पैराग्राफ्स पे जब हम आ गए, तो इंट्रो में अब हमें कुछ डेफिनेशन लिखनी है। तो डेफिनेशन किस चीज की लिखें? बैंक ओवरड्राफ्ट की, ऑब्वियसली है। इंट्रोडक्शन में तो हम बैंक ओवरड्राफ्ट डिफाइन कर देंगे बहुत अच्छे से। और बैंक ओवरड्राफ्ट की अच्छी हाई क्वालिटी डेफिनेशन लिखनी है। एग्जाम में ये बात का ख्याल रहे कि जब भी हम कोई डेफिनेशन लिख रहे होते हैं, तो डेफिनेशन should be of very high quality. It should actually use the keywords related to that term. Keywords related to that term. जैसे बैंक ओवरड्राफ्ट है, तो ये बैंक ओवरड्राफ्ट तुमने कहाँ पढ़ा है बताओ? बैंक ओवरड्राफ्ट तुमने पढ़ा है वो, हाँ, सोर्सेज ऑफ फाइनेंस के अंदर, जिसमें वो इंटरनल सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, और वो हमने इंटरनल और एक्सटर्नल की डिफरेंट सोर्सेज पढ़ी थी। तो वो एक हमने बॉक्सेस बनाए थे, इफ यू रिमेंबर द चैप्टर, इफ यू रिमेंबर द चैप्टर, राइट? तो वो हमने वो एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ फाइनेंस के अंदर बैंक ओवरड्राफ्ट वहां पढ़ा था। ये मैं बात इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जब एग्जाम के अंदर डेफिनेशन लिखना शुरू करो, तो डेफिनेशन लिखते वक्त वो चैप्टर भी सोच लिया करो कि अच्छा यार, ये हमने कहाँ पढ़ा था, ये हमने सोर्सेज ऑफ फाइनेंस में पढ़ा था। तो इससे ये होता है कि जब तुम लोग डेफिनेशन लिखोगे, तो उस डेफिनेशन के अंदर हमें वो कीवर्ड्स नजर आने चाहिए हैं जो बैंक ओवरड्राफ्ट से रिलेटेड है। जैसे it is one of the external sources of finance, it is one of the short term sources of finance. I actually use these terms in my definition, so I get a proper mark, a knowledge mark for my definition. Make sense? कोई सवाल हो तो पूछ लेना। खैर ठीक है, चैट ऑप्शन एक्टिव है तुम्हारे पास, अगर कोई सवाल है अचानक से तो तुम चैट ऑप्शन यूज कर सकते हो,
ताकि आई कैन एक्चुअली रिस्पॉन्ड, क्योंकि आई कैन नॉट सी यू अगेन। ठीक है, अच्छा अब एक हमें क्या करना है इसमें, एक मार्कर के अंदर एक हमें एडवांटेज और एक हमें डिसएडवांटेज बताना है। तो क्या फायदे होते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट अगर मैं यूज करता हूं, तो क्या फायदा होता है मुझे बताओ बैंक ओवरड्राफ्ट यूज करने का। इंटरेस्ट विल ओनली बी चार्ज ऑन द अमाउंट बोरोड, बिल्कुल। जितना आपने अमाउंट बोरो किया होता है, जितना आपने अमाउंट ओवरड्रॉ किया होता है, सिर्फ उसी पे इंटरेस्ट लगता है। ये किसका एडवांटेज है। आप कैश फ्लोज, मेंटेन कैश फ्लोज, गुड। मेंटेन कैश फ्लोज क्यों, क्योंकि जब आप बैंक ओवरड्राफ्ट लेते हो, तो बैंक ओवरड्राफ्ट से आपकी जो कैश फ्लो शॉर्टेजेस होती हैं, उन शॉर्टेजेस को आप मेंटेन कर सकते हो, अवॉइड कर सकते हो, ताकि वो शॉर्टेज ना हो, बिल्कुल। इमीडिएट सोर्स ऑफ फाइनेंस, इमीडिएटली आपको मिल जाता है, स्पेशली अगर आप एक वेल सेटल्ड बिजनेस हो, तो बैंक आपको आराम से ओवरड्राफ्ट वगैरह दे देता है, बिल्कुल गुड पॉइंट। क्विक टू अरेंज, क्विक टू अरेंज होता है, वही इमीडिएट हो गया। हमजा क्या कह रहा है, फ्लेक्सिबिलिटी, यस फ्लेक्सिबिलिटी इज वन ऑफ द बेस्ट एडवांटेजेस, क्योंकि बैंक ओवरड्राफ्ट का गुड सीन ये है कि आप सिर्फ लिमिट अग्री करा लेते हो। इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट कि आप वो पैसे ले लो, ये बात समझना। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब होता है कि जब जितना अमाउंट चाहिए होता है, मैं उतना अमाउंट निकाल सकता हूँ बैंक से। ऐसा नहीं, बैंक लोन में क्या होता है, बैंक लोन में तो मैंने अगर 50,000 लोन अमाउंट लिया है, तो मुझे वो 50,000 के ऊपर पूरा मुझे इंटरेस्ट देना है, चाहे वो मैं 50,000 यूज करूं या वो 50,000 यूज ना करूं। लेकिन अगर मैं बैंक ओवरड्राफ्ट लेता हूं, तो जरूरी नहीं है कि जितने का मैंने टोटल लिमिट बैंक से ली है, मैं सबका सब अमाउंट ओवरड्रॉ कर लूं। इफ आई इफ आई यूज 10,000 फ्रॉम माई बैंक ओवरड्राफ्ट, आई विल बी पेइंग इंटरेस्ट ऑन ओनली द 10,000। if i if I take 20,000 from the bank overdraft, I will have to pay interest on the 20,000। तो इसको कहते हैं फ्लेक्सिबिलिटी। ये वर्ड का मतलब समझ आना चाहिए। इमीडिएट होता है, मरियम कह रही क्या, इमीडिएट, नो फॉर्मेलिटी, सो इट इज इजियर। आरिश क्या कह रहा है, ओनली द अमाउंट नीडेड विल बी बोरोड, ओनली द अमाउंट नीडेड विल बी बोरोड, यस, वही पॉइंट आ गया। फ्लेक्सिबल, ओनली द अमाउंट नीडेड इज टेकन, फ्लेक्सिबल, इजियर टू पे बैक, गुड। एडवांटेजेस बहुत सारे आ गए हैं, वेरी नाइस। और अब अगर एडवांटेजेस आ गए हैं हमारे पास, तो अब हमारे पास इतने सारे पॉइंट्स हैं, तो हमें सारे पॉइंट्स जो है वो नहीं लिखने, हमें कोई एक ऐसा पॉइंट सोचना है, क्योंकि जब मैं आंसर अपना अटेम्प्ट करूंगा, तो हो सकता है कि आई माइट हैव लाइक 100 पॉइंट्स, बट आई डोंट नीड टू राइट 100 पॉइंट्स, आई नीड टू राइट जस्ट वन डेफिनेट पॉइंट which I can actually explain well, the point which I can actually analyze well। मैं जितना अपने पॉइंट, चलो मुझे पॉइंट तो शायद बहुत सारे पता होंगे, लेकिन ज्यादा पॉइंट पता होना कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बात नहीं है। ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि वो मैं कौन सा पॉइंट लिखता हूं जिसको मैं प्रॉपरली एक्सप्लेन कर सकूं। अगर मेरा फोकस इधर होगा, तो ज्यादा बेहतर है मैं वो पॉइंट सिलेक्ट करूं जिसको मैं एक्सप्लेन अच्छे से कर सकता हूं, ताकि पूरा पैराग्राफ जब मैं कंस्ट्रक्ट करूं, तो मैं ऐसा ना हो कि पॉइंट्स का क्लस्टर बना दूं, या मैं मिक्सअप कर दूं पॉइंट्स को। मेक सेंस, यानी कि मिक्सअप नहीं करना होता। ऐसा नहीं होता है कि आप सारे पॉइंट्स बताने की कोशिश करो। ट्राई टू थिंक ऑफ दैट पॉइंट विच यू कैन एक्सप्लेन वेल, क्योंकि मेन गेम है छुपा हुआ इसके अंदर। ठीक है, सो अब, हाँ, या फिर यूं भी कह सकते हो कि जिस पॉइंट को तुम केस से कनेक्ट बैक कर सको, कनेक्ट बैक भी करना है, क्योंकि एडवांटेज वो लिखूं ना जो मैं, क्योंकि मैं आंसर तो इस केस के लिए लिख रहा हूँ, ग्रेट रिसोर्सेज के लिए लिख रहा हूँ। तो अब जब मैं ग्रेट रिसोर्सेज के लिए अपना आंसर लिख रहा हूँ, तो मैं वो पॉइंट भी सेलेक्ट करूं जो मैं इस केस से कनेक्ट कर सकूं, थोड़ा बहुत तो, पूरा ना कर सकूं, लेकिन मैं कनेक्ट तो कर सकूं, वरना फायदे क्या। ठीक है, अच्छा बस पॉइंट ये है कि इतना सोचना इसलिए सिखा रहा हूं तुम लोगों को कि एग्जाम में बहुत सारे बच्चे जल्दबाजी करते हैं, और फिर वो जल्दबाजी करने के चक्कर में ज्यादा
मतलब ऐसा भी नहीं है कि हम, और एक और बात ये कि इट्स नॉट अबाउट राइटिंग द परफेक्ट पॉइंट, इट्स नॉट अबाउट, बहुत सारे स्टूडेंट्स ये भी सोच रहे होते हैं, ये माइंडसेट होता है कि हम परफेक्ट आंसर लिख दें। नहीं, ट्राई टू गिव योर बेस्ट शॉट। अगर तुमने ये ऑनलाइन क्लासेस सही से ली हैं, अगर तुमने घर पे प्रॉपरली पढ़ा है, हमारी जो क्लासेस हुई हैं वो तुमने प्रॉपरली ली हैं, कोई सवाल अगर अभी सवाल आते हैं वो पूछते हो, अगर इफ यू आर गिविंग योर बेस्ट शॉट, देन डू नॉट जस्ट फोकस ऑन राइटिंग द परफेक्ट आंसर्स। मेकिंग सेंस? जस्ट ट्राई टू, बहुत सारे बच्चे परफेक्शन की तरफ जाते हैं और वो भी फंस जाते हैं कि हम अगर ऐसा पॉइंट यहाँ लिखेंगे ना कि वो पता नहीं एक्सप्लेनेशन तो मैं, ओह आउट, नो यू डोंट हैव टू थिंक लाइक दिस। यू हैव टू थिंक कि मैं वो पॉइंट लिखूं जो अच्छा भी बेस्ट दे सकूं, कोशिश पूरी करूंगा, नहीं हो तो कोई बात, ट्राई, आई एम ट्राइंग माई बेस्ट, दैट्स हाउ यू थिंक, रादर देन परफेक्ट हो जाए सब कुछ। सही है। सो पैरा वन के अंदर हम लिखेंगे लेट्स से फ्लेक्सिबिलिटी, और पैरा टू के अंदर हम अगर जाते हैं तो अब क्या बताना है मुझे, एक एडवांटेज बताना है और एक डिसएडवांटेज बताना है। तो डिसएडवांटेज क्या हो सकते हैं पॉसिबल? इंटरेस्ट्स विल हैव टू बी पेड, यस। और need to be repaid at a very short notice, it's a very short term source of finance, yes, good point। और कैन नॉट बोरो लार्ज अमाउंट होता है बोरो, जुनेद, लार्ज अमाउंट भी हम ले सकते हैं, हाँ, नॉट एज लार्ज एज बैंक लोन्स बट स्टिल वी कैन have a very, I was working in GSK and there was a bank overdraft of, I don't know, I should not state the amount, चलो बता दो, मुझे पता नहीं, 22-23 मिलियन का बैंक ओवरड्राफ्ट था, मैंने देखा था, अमाउंट होते हैं। अच्छा, इंटरेस्ट चार्ज्ड, इंटरेस्ट देना पड़ता है, फिक्स्ड कॉस्ट होती है इंटरेस्ट, यस, गुड पॉइंट। और the bank has the right to ask for repayment of your overdraft amount at any time। हाँ बिल्कुल, रीपेमेंट की डिमांड हो सकती है बैंक की, गुड पॉइंट यार। if not paid on time can affect the business image, increases liability, interest is variable in bank overdraft whereas in loan it's fixed। नहीं नहीं यार, लोन में भी वेरिएबल होता है आरिश। बहुत अच्छा यार, वेरी नाइस पॉइंट। बस ये है कि अब मुझे अगेन डिलेमा ये है कि मुझे एक पॉइंट सेलेक्ट करना है और इतने सारे पॉइंट्स मुझे आते हैं, तो अब कोश सोचना ये होगा कि अब कौन सा वाला पॉइंट सेलेक्ट करें जिसको मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूं। ठीक है, एक्सप्लेनेशन अगर नहीं अच्छी सी होगी, अगर मैंने अपने उस पॉइंट को केस से कनेक्ट बैक नहीं किया होगा, अगर मैंने उस पॉइंट को सही से एनालाइज नहीं किया होगा, अगर मैंने उस पॉइंट की जो मैंने टेक्निक सीखी है BTL, बिकॉज देयरफॉर लीडिंग टू, बिकॉज देयरफॉर लीडिंग टू, ये तीन जो हमने सीखा है, याद है तुम लोगों को, कि जो भी मैं पॉइंट लिखूं उसका मैं कुछ ना कुछ, उसका मैं बिकॉज बता सकूं, कॉज, याद है वर्ड्स, फिर मैं उस पॉइंट का इम्पैक्ट समझा सकूं कि वो इम्पैक्ट मेरे बिजनेस के ऊपर क्या कर रहा है, और फिर मैं उस पॉइंट का लीडिंग टू बता सकूं कि उसके अल्टीमेट कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। So if I need to, like the point is I need to select that point, जिसका मैं बता सकूं कि ये क्यों मैं बात कर रहा हूँ, what do you mean and why this point is an answer to this question, वो जो टेक्निक्स हमने सीखी हैं, so उसका मैं बिकॉज बता सकूं कि ये पॉइंट इसलिए होता है जिसकी वजह से हमारे बिजनेस के ऊपर उसका ये इम्पैक्ट होता है,
और जिसकी वजह से ये और ये फला फला कॉन्सिक्वेंसेस हैं जिसको बिजनेस को फेस करना पड़ सकता। समझ आ रहा है? यानी द पॉइंट इज, पॉइंट पता होना कोई बहुत बड़ा गेम नहीं है। मेन गेम उसमें छुपा हुआ है कि तुम उस पॉइंट की एक्सप्लेनेशन को कितना हाई क्वालिटी लेकर जा सकते हो। ठीक है। सो disadvantages are that they are very short term and expensive probably. And last thing to say is कि जरूरी नहीं है कि तुम, देखो जरूरी नहीं है कि ना बहुत ज्यादा अच्छा लिखने की कोशिश करो। देखो मैं इतनी सारी बातें डिटेल में इसलिए कर रहा होता हूँ, थोड़ा मैं ज़ाहिर है आंसर को बहुत ड्रिल डाउन करके, कभी कभी किसी किसी क्लास में जैसे आज मैंने किया, ये किसी किसी क्लास में मैं ना क्वेश्चन की बहुत डिटेलिंग में चला जाता हूँ, प्लानिंग की बहुत ज़्यादा डिटेलिंग में चला जाता हूँ। सो सो इट एक्चुअली हेल्प्स यू टू थिंक वेल। सही है। तो द पॉइंट इज कि एग्जाम सिचुएशन के अंदर जब टाइम कम होता है, जब एक प्रेशर भी, शायद जाहिर एग्जाम प्रेशर भी तो एग्जिस्ट करता है, ये चीज़ जो बात है, बट स्टूडेंट्स को थोड़ा सा एक होता है फियर, होना नहीं चाहिए लेकिन होता है, रहता है वो एक सोसाइटल प्रेशर। सो इन दैट एग्जामिनेशन कंडीशन एंड सिचुएशन, यू नीड टू यू नीड टू मेक श्योर दैट इतना सोचना सीखा होगा ना तो वो 1.25 घंटे के अंदर खुद ही हो जाए। समझ आए? सोचना ही नहीं सीखा हुआ होगा तो वो 1.25 घंटे में नहीं हो सकता। क्योंकि एग्जाम प्रिपरेशन इज नॉट जस्ट अबाउट, एज आई सेड बिफोर, एग्जाम सिचुएशन इज नॉट जस्ट अबाउट कि कितना ज्यादा पढ़ के किसने क्या लिखा। एग्जाम सिचुएशन इज अबाउट के जो पिछले ये 30 दिन 15 दिन थे एग्जाम से पहले, उसमें अपना थॉट प्रोसेस तुमने कैसे डिजाइन किया, किस तरह से तुमने अपने, वही जो मैंने शुरू में बात की, अपने रूटीन का ख्याल रखा, अपने माइंड का ख्याल रखा, किस तरह के थॉट्स आ रहे हैं। जो द पॉइंट इज कि इट्स नॉट जस्ट अबाउट बहुत ज्यादा पढ़ना। इतनी डिटेल्ड प्लानिंग ये इस तरह जैसा मैंने करा, ये इसलिए करवा रहा होता हूँ ताकि एग्जाम के सिचुएशन में तुम्हें फिर सब कुछ बहुत ईजी लगे। राइट? सो दैट्स हाउ इट फील्स। एंड एनी क्वेश्चंस?